Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, पंचायत चुनाव की तारीखों का, उनका आज ऐलान हो गया और इसी के साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई, जो चुनाव परिणाम आते तक जारी रहेगी। हालांकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता, फिर भी अक्सर पार्टियों के समर्थित उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहता है। चुनावी कार्यक्रम आते ही भाजपा ने जहां इसका स्वागत करते हुए दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता हर दम हर स्तर पर चुनाव के लिए तैयार रहता है, वहीं कांग्रेस ने कहा कि परिसीमन को लेकर उनकी आपत्ति है। वैसे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच चुनौतियां कई हैं, बहस करेंगे उन पर, लेकिन उससे पहले किस तरह का चुनावी कार्यक्रम रहा, क्या तारीखें हैं, जरा आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि पहले चरण में 6 जनवरी 2022 को मतदान होगा, दूसरा चरण 28 जनवरी को होगा, तो तीसरे चरण में 16 फरवरी 2022 को मतदान होगा। पहले चरण में 9 जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, निवाड़ी, अलीराजपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, हरदा और दतिया में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 7 जिले जबलपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास में वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 36 जिले राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, शहडोल, भिंड और मोरेना में वोटिंग की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 904 जिला पंचायत सदस्य और 6,035 जनपद सदस्य हैं। इसमें 52 जिला पंचायत अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत अध्यक्ष, 313 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य 904, जनपद पंचायत सदस्य 6,833 और पंच के 3,77,551 पद शामिल हैं। इनमें 2014 और 15 में चुनाव हुए थे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। कुल मिला के 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे। एक चरण में जिन जिलों को लिया जाएगा उनकी संख्या है 9, 2 चरण में जिन जिलों को लेंगे उनकी संख्या है 7, बाकी 36 जिलों को हम 3 चरण में लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा है कि पार्टी 365 दिन चुनावों के लिए तैयार रहती है, जबकि कांग्रेस को साल 2014 के परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने को लेकर आपत्ति है और वो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि अगर पंचायत चुनाव कराना चाहते ही हैं तो नए सिरे से परिसीमन करवाएं। पंचायत चुनाव को असंवैधानिक बोल करके पहले दिन से ही उनको भय हार का सताने लगा कि जब चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, तो इन चुनावों में भी उनको जनता उनका हिसाब किताब करेगी, तो वो यही बोल सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी कभी इस बात को पक्षधर नहीं रही है कि जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज के लिए राजीव गांधी जिस तरीके से अपना क्रेडिट लेते रहे, उसी के विपक्ष में जाकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता जो है अब चुनाव से घबराने वाला काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पैरोकार है कि चुनाव जो है वो विकेंद्रित व्यवस्था से होना चाहिए, लोकतंत्र नीचे तक चलना चाहिए। पंचायत चुनाव में अध्यक्षों का आरक्षण तो वापस से कर रहे हैं, लेकिन पंच सरपंच का जो आरक्षण है वो 2014 के हिसाब से कर रहे हैं। पूरा आरक्षण वापस से होना चाहिए, पूरे जितने भी पद है सबका आरक्षण वापस से होना चाहिए। 2014 के आरक्षण से गलत है, अभी भी हमारी आपत्ति है और अभी भी इसको लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह करेंगे, अगली कार्रवाई करेंगे। वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन इसमें दलों की दिलचस्पी और दखल दोनों जग जाहिर है
और इस बार के पंचायत चुनाव बीजेपी सरकार के कामकाज के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने। बड़ा सवाल यह है कि इस चुनौती में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो चलिए, ये रणभेरी बच चुकी है और साथ ही साथ तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरण हैं। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव होना है। ग्राम पंचायत के स्तर पर, बूथ लेवल स्तर पर, या ये कहें कि जो चुनाव होगा वो बैलेट से होगा, और साथ ही साथ जिला और जनपद पंचायत के चुनाव वो EVM से कराए जाएंगे। ज़रा इसे समझने की कोशिश कीजिए कि अब इसको लेकर पार्टियों की जो तैयारियां हैं और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं और सरकार के कामकाज और साथ ही साथ चलने वाली योजनाएं, और आने वाले समय में दोनों पार्टियों का अपने अपने स्तर पर, ग्राम स्तर पर कितना दम दिखता है, इस पर भी हमारी नजर आएगी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, प्रखर वक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। JP धनोपिया साहब, कांग्रेस नेता है, साथ ही साथ कानून के जानकार हैं और कई बार कांग्रेस के कानूनी पक्ष को इतनी मजबूती से रखा है कि उन्होंने सत्ता पक्ष को भी सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ। सबसे पहले मैं धनुपिया साहब, अभी सरकार के बीजेपी की सरकार है, इसलिए मैं दुर्गेश केसवानी जी के पास बाद में जाऊंगा, क्योंकि आपकी कुछ आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों के साथ जिसमें आरक्षण भी है और साथ ही साथ परिसीमन की भी बातचीत है। दोनों मुद्दों को लेकर ग्वालियर में जो है याचिका भी लगी हुई है, जबलपुर में भी है। आप लगातार इस पर अपने कानूनी पहलू रख रहे हैं। क्या आपत्ति थी, और आगे अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो किस तरह से कानूनी हल निकालते हुए आगे चलेंगे? देखिए पंडित जी, चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रही है। चुनाव को लेकर हमने खुद कई बार राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिए कि चुनाव कराए जाए, नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाए, नगर पालिकाओं को कराएं, नगर निगम के कराएं, नगर परिषद के कराएं, लेकिन वो सब कानूनी प्रक्रिया में उलझा के भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि साहब कोर्ट से स्टे हो गया, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। अब इसके बाद मुद्दा उठा के पंचायत चुनाव के लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी करते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। और आश्चर्य है, जहाँ मेरी जानकारी है कि सर 22-23 तारीख को, जैसा कि आदरणीय राज्य निर्वाचन आयोग महोदय ने अपनी पत्रकार वार्ता में भी कहा है कि हम 22-23 तारीख में घोषणा करने वाले थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया उलझ गई और कारण आपके सामने है। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। 21 तारीख को संडे था, रविवार का दिन था, महामहिम को संडे के दिन अध्यादेश जारी करवाया। अध्यादेश क्या जारी करवाया कि साहब परिसीमन 2019 का खत्म किया जाता है, आरक्षण खत्म किया जाता है और 2014 पे जाया जाता है। अब उसकी सफाई क्या दे रही भारतीय जनता पार्टी के साथ? वो तो कानून था, नियम था कि अगर 1 साल तक परिसीमन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो स्वतः ही तो पुराने आरक्षण चला जाता है। तो उसके लिए अब नियम है, कानून है, तो अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यादेश इटसेल्फ न्यू लॉ, नया कानून होता है अध्यादेश। तो अध्यादेश लाके आपने मामले को करवाया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमें चुनाव में आपत्ति नहीं है, चुनाव की घोषणा में आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी न्यायालय में गई है, न्यायालय की जाने की बात कर रही है। जो लोग न्यायालय गए हैं वो पीड़ित लोग हैं, जो इस प्रक्रिया से दुखी हैं, जिनके हितों पर कुठाराघात हुआ है। मैं तो 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि चुनाव के लिए 4 चीज़ें होती हैं। मेरे मित्र दुर्गेश केसवानी जी भी इस बात से सहमत होंगे कि अब चुनाव होता तो पहली मतदाता सूची होती है, दूसरा परिसीमन होता है, तीसरा आरक्षण होता है, चौथा मतदाता होता है। अब आपके सामने स्थिति ये है कि पहले तो मतदाता सूची के लिए चुनाव आयोग ने ही अपना सर्कुलर जारी किया हुआ है, मेरे पास है, जिससे 5 तारीख कल मतदाता सूची तैयार होगी। आपने आज घोषणा कर दी, मतलब मतदाता सूची आपके पास नहीं है। परिसीमन को लेकर आप बात कर रहे हैं, परिसीमन के लिए माननीय ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने नोटिस जारी किए, सरकार को 4 सप्ताह का जवाब दिया। माने परिसीमन को भी आपको मालूम है, जब कोर्ट को नोटिस मिल गए हैं सरकार को, तो आपको उस पर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आरक्षण का। आरक्षण में और भी हास्यास्पद स्थिति है कि 2014 के आरक्षण पर हम कराएंगे, और जब परसों ग्वालियर में पिटीशन दायर हुई तो शाम को नोटिस जारी कर दिया कि 14 तारीख को हम जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण कराएंगे। पंच सरपंच का आरक्षण 2014 का होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण 2021 होगा। एक चुनाव में 2 आरक्षण की प्रक्रिया कैसे चल सकती है? और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मतदाता जो चुनाव होगा वो 22 जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, और 1 जनवरी 22 को जो मतदाता 18 साल का हो जाएगा, जो बरसों से इंतजार कर रहा होता है अपने मत डालने का, मौलिक अधिकार प्राप्त करने का, उसको आपने वंचित कर दिया। उसका नाम ही नहीं जोड़ना चाहते आप, इसलिए आगे वो आपने कर दिया। तो चारों चीजें जो मुख्य बिंदु हैं, चारों ही नदारत हैं और चारों में त्रुटियां हैं, तो आप समझ लीजिए भाजपा की मंशा क्या होगी। ये मंशा इनकी साफ है, ऐसी फाउल खेलो, ऐसी बाल फेंको कि अपने आप कहीं ना कहीं न्यायालय कह देगा भाई जिस तरह से आप और आपकी पार्टी हमेशा से कहती है कि सच की जीत होगी,
और 22 फरवरी के बाद सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि लंबे समय से आप सत्ता पक्ष के योजनाएं, उनके काम, उनके उपलब्धियों पर क्या क्या कमियां रही हैं, खामियां रही, उनको आप गिनाते ही रहे हैं। लेकिन दुर्गेश शेषवानी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर अचानक से ये चीज़ें हो जाना और उसके बाद विपक्ष का भी सवाल उठाना और तारीखों को लेकर जो संशय की स्थिति थी, हालांकि ये चुनाव कार्यक्रम है, स्वतंत्र इकाई है चुनाव आयोग, वो अपने हिसाब से अपनी तारीखें घोषित कर सकती हैं, अलग अलग चरण बता सकती हैं। कोरोना का भी अपना एक असर इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक नए वेरिएंट की चिंता है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी हमेशा कहते रही है, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि हम तो तैयार रहते ही हैं। तीसरी ये कि आपने अपने सारे कार्यक्रम निपटा लिए, आज का भी कार्यक्रम हो गया और उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, यानी कि आपने अपने पर्यवेक्षक से लेकर अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता, साथ ही साथ अपने तमाम संगठन, सबको पहले से सक्रिय कर रखा था। तमाम मीटिंगें पहले हो चुकी थी, या अब कुछ करेंगे या कुछ नए सदस्य जुड़ेंगे, या आपको पहले से पता था इसलिए सारी तैयारियां पहले से थी, सत्ता पक्ष का लाभ उठाया? देखिए विजय जी, कहीं किसी सत्ता पद का लाभ उठाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 आवर्स जनता के बीच में रहता है, उनके दुख में रहता है, उनके दर्द में रहता है, उनकी तकलीफ में खड़ा होता है। इसलिए कभी भी चुनाव हो जाए हम उस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता राजनीति में सेवा ही करने आता है और सेवा के भाव से ही राजनीति में वो अपने काम करता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी, कल कर दी, परसों कर दी, जब भी करे हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेतागण निश्चित रूप से सब तैयार रहते हैं। रही बात हमारे धनोपिया साहब जी की, उनको निश्चित रूप से चिंता है, बहुत चिंता है। तो चिंता मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को करने दीजिए। जो चुनाव करा रहा है, एक निष्पक्ष संस्थान है, वो निष्पक्ष बॉडी है, वो चुनाव करा रही है। वो उनकी चिंता है कि वो आपकी जो त्रुटियां हैं, जो आपको जो प्रश्न हैं, जो आपकी जो भी मंशाएं हैं, उनको अवगत कराइए। निश्चित रूप से चुनाव आयोग जवाब देगा और देता आया भी है। ये आरक्षण की प्रणाली की बात कर रहे हैं, जब आरक्षण 2019 में इन्होंने किया तो चुनाव भी उसी टाइम पे ये करा देते। उसमें 1 साल का जो वो रहता है 12 महीने का, उस प्रक्रिया के तहत वो नल एंड वॉइड हो गया और पूर्व में जैसा जो 14 का था उसको फॉलो कर लिया। क्योंकि जिला पंचायत की जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, वो इसलिए नहीं हुआ कि वो उन्होंने आरक्षण किया ही नहीं। जब आरक्षण किया ही नहीं तो नई पद्धति से उसका आरक्षण होगा और वो करेंगे जो उनको करना है। पर आप इतनी भयभीत क्यों है कांग्रेस, इतनी चिंता क्यों कर रही है कांग्रेस? मुझे लगता है कि वो घबराहट है विजय जी, जो 28 चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ जो गत हुई। सर प्रदेश आप अच्छे से समझते होंगे, डिटर्मिनेशन और रोटेशन एक चीज होती है। क्या कहते हैं धनुपिया साहब, क्या वाकई इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए या नहीं? देखिए, संविधान की मंशा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 1200 पंचायतें 2019 में कांग्रेस कार्यकाल में बनाई गई, उनको आपने खत्म कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण रोटेशन में होता है, पहले अगर मेल है तो फीमेल होगा, पहले एससी है तो एसटी होगा, जो भी एक सिस्टम है वो फॉलो करना कंपलसरी, हर चुनाव में नियम में लिखा है, कानून में लिखा है। आप बिना उसके चुनाव तो कर नहीं सकते। लेकिन आपने हम 2014 का मानेंगे और बोले 2019 में इन्होंने आरक्षण इसका नहीं किया था, इसलिए अरे तो 2014 में तो था इसका जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आरक्षण, उसी को मानते, फिर आप नया क्यों कर रहे हो? क्यों? आपको मालूम है कि ऐसी गलतियां करो, ऐसे ओबलाइज करो मामले को कि अपने आप कोर्ट कह दे कि सब गलत है। इस सिस्टम में आपको आश्चर्य होगा जानकर कि परसों जब भोपाल वहाँ पर ग्वालियर में याचिका दायर हुई, शाम को नोटिस जारी हो गया और आज जब सुबह आदरणीय तनखा साहब भी किसी पक्षकार की ओर से शामिल हुए थे, अपीयर हुए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि साहब इसको किया जाए, 4 सप्ताह का टाइम दे रहे थे। उन्होंने कहा लंबा हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। माननीय न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से शासन के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मोदी से पूछा तो उन्होंने कहा साहब मुझे जानकारी नहीं है चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, एक डेट होगी कि नहीं होगी, और शाम को 4 बजे घोषणा कर दी। क्या इंटेंशन माना जाए? क्या आपकी इंटेंशन है? माननीय न्यायालय ने साफ कहा अगर इस तरह कोई घोषणा होती है, कुछ होती है, हमारे पास आइए। अभी मंडे को फिर हेरेंगे इस विषय पर। तो ये चुनाव को इन्होंने कहा है कि किस तरह से चुनाव तो पोस्टपोन होना है, लेकिन क्रेडिट भाजपा ये ले यहाँ से तो एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है ना सर, क्योंकि रणभेरी बच चुकी है, स्वाभाविक सी बात है। चुनाव के लिए अब उतरना है पार्टी में, पार्टी को अलग अलग लेवल पर, आपके मंडलम स्तर तक, कार्यकर्ताओं तक, यूथ को, ब्रिगेड को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, आपके बाकी जो अनुषंगिक संगठन है, सबको साथ में जोड़कर आगे चलना है। और जो अलग अलग जो गुट बने हुए हैं, कम
से कम उन्हें खत्म करते हुए अब मैं समझता हूं कि कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चलेगी, कोर्ट की जो पेचीदगियां हैं वहां आप जो कानून के जानकार हैं वो अपनी दलीलें, अपना पक्ष ज़रूर मजबूती से रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब तो आपको चुनाव में जाना है, अभी उपचुनाव से आए हैं, क्या साहस, बल, धैर्य और आत्मविश्वास इसमें कोई कमी दिख रही है क्या? नहीं, देखिए विजय जी, मैंने पहले ही सबसे पहले उसमें कहा था कि हम चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हैं। चुनाव के लिए हम कहीं वो नहीं है। और जहाँ तक चुनाव से भी आए हैं तो अभी पिछले साल में 2021 में 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें 2 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है और 1 लोकसभा खंडवा में 2 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो इस बात से आत्मविश्वास से लबालब है। हमारा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगातार काम कर रहा है। हमारी अभी इस समय जन जागरण यात्राएं चल रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लोगों को आगाह किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। वो साहब देखिए क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या स्थिति है। हमें कोई डर नहीं है, डर इनको है, क्योंकि कोरोना जब हुआ, कोरोना की लहर के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई, इन्होंने सैकड़ों की संख्या बताई, लोगों को लाखों रुपए इन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे, आज तक 5 पैसे नहीं दिए। महंगाई चरम पर है, 120 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया था, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया था। सब्जी के रेट देख लीजिए, खाने पीने की चीजों को देख लीजिए, तेल 200 रुपए का देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए। सारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चौपट हो चुकी है और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, घोषणाएं करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जनता इस बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है। सर ये बात जो आप इस मंच से कह रहे हैं, मैं गोट की बात कर रहा एक विपक्ष के नाते आपकी बात जरूर सुन रहा हूं इस मंच पर, लेकिन इन बातों को विपक्ष के नाते आपको, आपकी पार्टी को भी तो मजबूती से समझना होगा ना सर, क्योंकि एकजुटता दिखा के जो मुद्दे आप रख रहे हैं जनता के बीच उन्हें मजबूती से ले जाना होगा। तो दोनों ही दलों की इच्छा तो है कि चुनाव हो, लेकिन तैयारियां किसकी कितनी हैं, किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, और सत्ता पक्ष पर अब की बार दबाव जरूर होगा, क्योंकि एक लिटमस टेस्ट की तरह जरूर होगा दुर्गेश जी, क्योंकि उपचुनाव थे। हालांकि उपचुनाव आपने अच्छी खासी जीत हासिल की है, लेकिन उपचुनाव के बाद ये वो चुनाव है जहां आपको समझ में आ जाएगा कि किसान कर रहे थे तो किसानों के बीच किस तरह की स्थिति है, अगर आप बेरोजगारों की बात कर रहे थे तो बेरोजगार क्या सोचता है, और यहां से आपके केंद्र की योजनाओं का भी पता चल जाएगा कि कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कौन व्यक्ति कितना सरकार के प्रति आश्वस्त था कि नहीं भैया उसने जो योजना है, या ये कहें कि जो आपका वचन संकल्प पत्र था जिसमें आपने कहा था कि ये वादे पूरे करेंगे, ये वादे पूरे करेंगे, सरकार गिरकर फिर नई सरकार आई थी, फिर एक बार शिवराज मामा की तरफ लोगों ने आस भरी निगाह से देखा था। तो इन सब तमाम तरह की बातों का कहीं ना कहीं एक निचोड़, एक कच जरूर निकलेगा इस चुनाव में। देखिए विजय जी, आपका यह कहना कि जनता को आस माननीय शिवराज जी मामा जी पे थी उनकी, तो निश्चित रूप से उस आस को अगर किसी ने पूरा करने का काम किया है तो 8 करोड़ जनता की किसी ने चिंता की है तो वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जनता से सतत जनता के बीच में रहते हैं। रही बात तैयारियों की, तैयारी हमारी, हमने कहा कि हम 24/7, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया और स्वागत किया। हम तैयार हैं, हम बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर चाहेगा जिस प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कराना चाह रहा है तो हम निश्चित रूप से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम उस चुनाव को भी फेस करेंगे। रही बात, हम हमेशा से ही माननीय मोदी जी का जो विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। भयभीत तो हमारे कांग्रेस के साथी दिख रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, फिर एक बार फिर अभी उन्होंने इन उपचुनाव में जो रिजल्ट देखे और हमारे क्या आप लोगों को भी इस चुनाव से डर लग रहा था क्या? आप लोग भी सीधे चुनाव में जाना चाहते थे क्या? काफी लंबा समय लगा ना, इसलिए सवाल बनता है। हम एक राजनीतिक विजय जी, हम राजनीतिक दल हैं। जब हमें चुनाव आयोग उस चीज की घोषणा करता है हम उसको सहर्ष स्वीकार करके हम उसके जनता के बीच में जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया ना, 24/7 सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता से अगर 24/7 अगर रहने की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, कई संगठन जुड़े रहते हैं दुर्गेश जी, लेकिन उसके बावजूद जब सभाएं होती हैं लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए, फिर सभाओं के बाद आप देखिए तमाम आप पूरी फौज उतार देते हैं। ये इनके प्रकार ये कोशिश होती है कि चुनाव जीता जाए। मैं बाकी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मेरे पास ऐसी कोई पुष्टि है कि मैं आरोपों की पुष्टि करते हुए आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। मेरा साफ आपसे, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है, तो सवाल ये उठता है
कि आप लोग एक साथ इतनी सभाएं करते हैं, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर दौड़ा देते हैं, केंद्र के तमाम मंत्री आ जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के जो स्टार प्रचारक हैं वो कूद जाते हैं, सीएम साहब की भी अलग अलग जगह सभाएं हो जाती हैं और ताबड़तोड़ सभाएं होती हैं। ऐसा लगता है कि अकेले चुनाव वही लड़ रहे हैं। देखिए विजय जी, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। प्रत्येक चुनाव भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ती है। प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा संगठन चट्टान की तरह खड़ा रहता है। हम जन कल्याण की बातें करते हैं, हम आलोचना करके जनता के बीच में नहीं जाते हैं विजय जी। हमने जो काम किए हैं, जो सेवा के कार्य हमने, चाहे फिर वो कोरोना काल में हो, चाहे उसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं की बात हो, केंद्र की योजनाएं हो, फिर उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। हमने एक कल्पना जो 60 सालों से भी ये कांग्रेस की पार्टी नहीं कर पाई, उसको अमली जामा नहीं पहना पाई, हमने आवाज देने का काम किया। हमने उज्ज्वला के माध्यम से जनता को गैस सुविधा देने का, लेकिन वही अमली जामा आयुष्मान कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? क्या इस अमली जामे को अब वो अपने हाथ में लेकर पहनाना चाहेगी क्या? क्योंकि जनता सिर्फ अमली जामा ही पहन रही है। योजनाओं को लेकर मैं रोक रहा हूं आपको। धनोपिया साहब 2 मिनट आपके, मेरे पास 2 मिनट है, आपको भी समय दूंगा। नहीं, मैं यही कहूंगा कि 18 साल की बाद उपलब्धि ये है कि अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हो गया है और 1/3 पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। अरे उपलब्धियां हमारी, 55 लाख युवा, आप आलोचना लेके क्यों जाते हैं? बोलिए मत, मुझे बोलने दीजिए। 55 लाख युवा आज ही बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सारी चीजें हैं, रिकॉर्ड है। महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है। सारी घटना में ये उपलब्धि आपकी है क्या? आपके आप राज्यसभा उज्ज्वला योजना लेके आए, जिसको एक बार गैस सिलेंडर दिया, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इसके बावजूद भी तो जनता उपचुनाव में विश्वास कर ही रही थी। जनता ने उपचुनाव में वोट दिया ही है। नहीं साहब, यही तो बात है। जनता ने इनको ये सिर्फ आलोचनाओं के रुकिए ना दुर्गेश जी, आपको भी समय दूंगा, जरा उनकी बात आलोचनाओं को लेकर जनता के बीच। डॉक्टर साहब जरा मैं धरोपिया साहब से ले लूं। शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करने में, मशीनरी का दुरुपयोग करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे कहां पर क्या हुआ है, क्या हालात बने हैं। आप देखिए अभी पृथ्वी पूर्व चुनाव किस तरह हुआ, पूरे के पूरे लोग, यही कह रहा हूं, जितनी मुखरता से, प्रखरता से और ओजस्वी वाणी में यूपी से गुंडे बदमाश आ गए, लोगों को रोका नहीं। ये हालत ये है। जो आवाज के खनक सरकार का काम होता है चुनाव को खींचना। क्या जनता समझ पाएगी क्या? चुनाव लड़ते नहीं है, चुनाव झपटते हैं। चुनाव जनता समझती है, तभी तो हम 4 चुनाव में 2 चुनाव जीते हैं। हम दमोह जीते हैं, हम रैगांव जीते हैं, खंडवा में हमारे 2 लाख वोट कम हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्लियर कर दूं विजय जी, 20 सेकंड आपके पास है, दुर्गेश जी जवाब दीजिएगा। 13% वोट कम डले थे, सारे खत्म हो चुकी है। 13% वोट कम डले थे, वो उसका परसेंटेज है और हम जीत गए। मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको मौका दिया धनोपिया जी, मैंने आपको मौका दिया, पर आप सिर्फ उसमें वो करेंगे। हमने जनहितैषी कार्य किए। आज जैसे धनोपिया जी बौखला रहा है यहाँ पे बैठकर, निश्चित रूप से ये हार का डर है। तो उन्होंने अभी से ही मान लिया है कि कांग्रेस को कोई जनता वोट देने वाला नहीं है। कांग्रेस को सिरे से नाकार दिया था। चलिए सर, ये चुनाव अब दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियां चाहती है चुनाव हो। कोरोना काल के बाद एक लंबा समय बीत गया, गांव की जनता भी चाहती है कि क्या वो उसी चेहरे को रिपीट करे या नया चेहरा लाए। ये तो ईवीएम में और बैलेट में कैद जरूर होगा, लेकिन सवाल यही है कि सरकार की योजनाओं का और विपक्ष के दावों का कितना असर होता है समय से, और साथ ही साथ बैक टू बैक खबरों के अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।